हेलो एवरीवन। रिदम्स ऑफ राइम के अनफिल्टर टॉक में आज हम लेकर आए हैं 1965 की फिल्म गाइड, जो कि उस टाइम पे ब्लॉकबस्टर हिट थी। पर इसके साथ साथ ही एक बहुत ही क्लासिक मूवी है ये, और एक लिटरेचर के साथ भी जुड़ी हुई है। आर के नारायण के नॉवल सेम टाइटल के साथ द गाइड, उससे इंस्पायर्ड कह सकते हैं हम, क्योंकि इसका कुछ पोर्शन इसने यूज़ किया है, मेजर पोर्शन इसने यूज़ किया है। और इस फिल्म को साइमल्टेनियसली इंग्लिश में भी बनाया गया था। वो वहाँ उसका टाइटल द गाइड है, और वो एक हॉलीवुड के डायरेक्टर ने बनाया था। वहाँ वो मूवी इतनी चल नहीं पाई, कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं हो पाई, पर यहाँ पे उसको क्लासिक का दर्जा मिला हुआ है। आज हम हिंदी वाली मूवी की ही बात करेंगे, द गाइड की, जिसमें देवानंद और वहीदा रहमान मेन कैरेक्टर ने। और ये कहानी एक गाइड की है जो एक उदयपुर नाम के शहर में रहता है, जो लोगों को अलग अलग हिस्टोरिकल प्लेसेस पे लेकर आता है। और उसी बीच एक आर्कियोलॉजिस्ट जिसका नाम है मार्को, और उसकी वाइफ है वहीदा रहमान, वो उस शहर में पहुंचते हैं। ये एक लीनियर तरीके से, मैं थोड़ा सा आपको इसका प्लॉट बता रहा हूँ। प्लॉट इस तरीके से अनरेवल नहीं होता, वो फ्लैशबैक में चलती है ज़्यादातर कहानी। और ये आर्कियोलॉजिस्ट केव्स में ढूंढने आया है कुछ, रिसर्च करने आया है और ढूंढने आया है कुछ नई केव्स, अगर उसे मिल जाए तो वो उस चीज़ की रिसर्च में लगा हुआ है। और उसकी बैकग्राउंड वहीदा रहमान की ये है कि वो एक तवायफ की बेटी है। पर वो तवायफ उसको एक अच्छी अपब्रिंगिंग देती है, एजुकेशन भी देती है, और उसको एक ऐसे मार्को जैसे इंसान से शादी करवाती है जो कि सोसाइटी में जिसका कोई रेपुटेशन है। पर जब आप देखेंगे आपको पता चलता है कि उनके बीच में एज का डिफरेंस तो है ही, उसके साथ साथ ही उनकी थिंकिंग का भी डिफरेंस है। और मैरिज किस कारण से वो अप्रोच कर रहे हैं, क्यों मैरिज क्यों कर रहे हैं, वो भी उनके अलग अलग कारण है। और उनका रिलेशन कम्प्लेक्सिटीज से गुजरता है। बीच में जब देवानंद आ जाता है तो और कम्प्लेक्सिटीज आती हैं। और उसी पे हम बात करेंगे कि कैसे देवानंद एक गाइड से, एक स्पिरिचुअल गाइड में, एक टूरिस्ट गाइड से एक स्पिरिचुअल गाइड में, और एक लेडी को भी उसने गाइड करने की कोशिश की है, वहीदा रहमान को, उस फिल्म में वो कितना वहां पर सक्सेसफुल हो पाया। और उसके बाद ही वो उसकी जो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन है, अपनी जर्नी है, एक टूरिस्ट गाइड से वो एक स्पिरिचुअल गाइड तक कैसे पहुंचता है, उसमें कौन कौन कैरेक्टर हैं जो उसका साथ देते हैं, उस पे हम बात करेंगे। तो मेरे साथ बात करने के लिए गार्गी है, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन के दूसरे साइड पे। हेलो हेलो गार्गी। Hi, hi, Tejinder. How are you? ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कैरेक्टर एनालिसिस से। सबसे पहले हम Sorry. देवानंद के कैरेक्टर की ही बात कर लेते हैं। हम्म ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी थोड़ा सा मूवी के लिए कहूंगी। ऑब्वियसली तेजिंदर ने एक एज ही मेंशन लीनियर तरीके से एक मूवी को आपके सामने रख दिया है, जस्ट टू फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि अगर मेरे ख्याल से वैसे गाइड मूवी मोस्टली जो फिल्म लवर्स हैं उन्होंने देखी ही होगी, बट जिन्होंने नहीं भी देखी होगी तो उनके लिए एक बैकग्राउंड तो तजिंदर ने बहुत अच्छी तरह से रख ही दिया है। सो आई थिंक या अगर हम पहले मैं मूवी के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि ये मूवी मैंने पहले भी देखी हुई थी, बट अभी मैंने रिसेंटली दोबारा देखी। एंड अगेन क्लासिक मूवी जैसे तजिंदर ने बताया, एंड आई थिंक इट इज वन ऑफ द मास्टरपीसेस ऑफ इंडियन सिनेमा। मतलब इस मूवी को देख के लिटरली इंडियन सिनेमा ही बोलने का मन करता है। आप बॉलीवुड नहीं बोल सकते हो, या फिर आप कुछ और, मतलब आई यू डोंट वांट टू कैटेगराइज इनटू किसी और चीज में। मतलब मेरे को तो इंडियन सिनेमा ही दिखाई देता है, क्योंकि द वे द मूवी हैज बीन प्रोजेक्टेड, नॉट ओनली विद द सॉन्ग्स एंड द डांसेस बट ऑल्सो द इमोशंस जिस तरह से आए हैं, और जो रेफरेंसेस दिए हैं, सटल रेफरेंसेस हैं चीज़ों के, तो वो बहुत ही इंडियनाइज्ड है और बहुत इंडियन इमोशन। सो व्हेन आई से इंडियन, आई एम ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट द सब कॉन्टिनेंट, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रही हूँ, नॉट इंडिया पर से एज कंट्री की बात कर रही हूँ। तो मतलब जो
इमोशन है और ऑब्वियसली दिस मूवी एज तजिंदर मेंशन के आर के नारायण ने 1958 में लिखी थी और 1965 में ये मूवी बनी थी। तो आई वुड से कि आर के नारायण भी बहुत अहेड ऑफ हिज टाइम थे। और जो जिन्होंने मूवी बनाई है आई थिंक चेतन आनंद है, तो जिंदर इफ आई एम विजयानंद। नॉट रॉन्ग, विजयानंद विजयानंद। देवानंद ब्रदर, ब्रदर राइट, विजयानंद, हाँ। हम्म। तो उनके ब्रदर ने मतलब obviously not giving the whole credit to the director but obviously major credit to the director and also credit to all the actors and जो भी team थी पूरी, it was so ahead of his time and how nicely they have handled all the emotions। किस तरह से उन्होंने बहुत ही सटल तरीके से, लाइक आप अगर मूवी देखेंगे आपको ये रियलाइज होगा कि मतलब इट इज अ वेरी गुड बैलेंस बिटवीन एक्सेप्टिंग एंड लेटिंग गो। मतलब वो इतनी अच्छी तरह से पूरी मूवी में उभर के आया, दैट्स द सेंटिमेंट। I think that's the underlining sentiment of this movie, and which has been बहुत अच्छी तरह से पोर्ट्रे किया गया है। So I would highly recommend, अगर किसी ने ये मूवी नहीं देखी है या बहुत पहले देखी है, so it's probably your clue to watch this movie tonight maybe, or today whenever you see this review or unfiltered talk. It's not a review. It's we're just talking about this movie. Yes. So yeah, talking about Devanand, you want to start something with the character जो पहले आप देवानंद करें ने। फिर मैं, पहले एक कैरेक्टर पे आप स्टार्ट करेंगे, अगले पे फिर मैं कर लूंगा स्टार्ट। ठीक है। So Devanand, okay, first of all, let's talk about Devanand as an actor. I think he's a very, he's one he I think मेरे लिए he was one of the most good looking men in Indian cinema। तो वो मेरा bias तो है ही है उनके towards पहले से ही, बहुत पहले से है। So again and in this movie, क्योंकि I think the movie revolves mainly around him and of course Waheeda Rehman equally plays an important role। मतलब एक्चुअली आप बोल नहीं सकते हो कि देवा who वो आई मीन ये नहीं आप बोल सकते हो कि एक ही प्रोटैगनिस्ट है, मतलब यू नो। सो बोथ हैव equally important roles to play, and अगर दोनों में से एक का भी कम या ज्यादा होता तो मूवी would have fallen into pieces। So but yeah, right now because we are talking about देवानंद कैरेक्टर, तो जो उनका कैरेक्टर है गाइड, उनने एक टूरिस्ट गाइड का रोल प्ले किया है। एंड आई थिंक हिज सो मुझे तो उनका कैरेक्टर देख के शुरू से ही ऑब्वियसली उनकी एक जर्नी दिखाई गई है कि वो एक टूरिस्ट गाइड थे, जैसे तजिंदर ने बताया, एंड में जाते जाते एक स्पिरिचुअल गाइड बन जाते हैं और बीच में when he has this relationship with Wahida Rahman, he guides her not only in her life but also in her emotional life, I feel। मतलब उस तरह से उनको एक गाइड का जो एक नाम दिया गया है। और गाइड होता क्या है? गाइड इज समवन who shows us the path, right? Who shows us the path and who talks about the path, I think, or who talks about whatever we see around us, right? तो वो बहुत अच्छी तरह से आई थिंक उनको मतलब इससे बेटर नाम कोई हो भी नहीं सकता था इस मूवी का या उनके कैरेक्टर का या जैसे भी उनका कैरेक्टर पोर्ट्रे किया गया है। तो व्हेन आई लुक एट हिम इन दिस मूवी, मैं पहले कैरेक्टर की बात करती हूँ, एक्टिंग पे तो बाद में आ जाएंगे। मेरे को तो शुरू से ही जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है तब से ही उनका ऐसा लगे दैट ही इज अ वेरी कॉन्शियस पर्सन। He does everything with complete consciousness, like any small or big act that he does। क्योंकि जब ये मूवी स्टार्ट होती है द फर्स्ट सीन इज कि उनकी एक शॉप होती है ना, जो कि जिसमें वो मतलब रेलवे स्टेशन पे शॉप होती है जहाँ पे वो खाने पीने के लिए बेचा जाता है, एक लड़का रखा होता है उन्होंने। तो मेरे लिए वो सबसे फर्स्ट मतलब उनकी उनकी कॉन्शियसनेस का मेरे को जो दिखाई दिया, उनकी कॉन्शियसनेस वो उसी सीन से दिखाई दी जब वो जाते हैं उस शॉप पे और वो छोटा जो लड़का होता है जो काम कर रहा होता है शॉप में, उनको बोलता है कि लोग चीजें तो खरीदते नहीं है, सब गाइड के बारे में ही बात करते हैं। तो वो आगे से कहता है कि तुम ये बात नहीं समझोगे कि एक्चुअली यही दैट्स हाउ आई वांटेड टू बी। सो बेसिकली मुझे लगता है कि उन ही बहुत क्लियर है कि उनको चाहिए कि अपनी लाइफ में ही ऑल्सो नोज दिस। हम आज 2025 में इंस्टाग्राम इज फुल ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड ऑल ऑफ दैट, बट मुझे लगता है 1965 में द वे ही इज लिविंग हिज लाइफ, जो कॉन्शियस लिविंग कहते हैं, वो अपनी लाइफ इजी, क्योंकि वो इतनी कॉन्शियस लिविंग होती है वो तभी वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर लेते हैं जो वो चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो कहने का मतलब है कि उनका हर एक्ट बहुत थॉट मतलब एकदम वेल थॉट एक्ट होता है। मतलब उनको पता होता है कि ये शॉप इज ओनली अ प्लेस वेयर पीपल विल नॉट कम टू बाय थिंग्स बट टू आस्क फॉर हिम। सो वो कहते हैं ना एक स्टेज उन्होंने लगाया हुआ है रेलवे स्टेशन पे। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि उनका छोटी छोटी चीजों को लेके वो
कितने कॉन्शियस हैं अपनी हर चीज को लेके। तो ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल हो गया। And आगे जब आप जाते हैं, जब वो वहीदा रहमान से मिलते हैं या मार्को से मिलते हैं, आप जितने भी उनके इंटरेक्शन मार्को के साथ देखोगे या वहीदा रहमान के साथ देखोगे, ही इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लॉट ऑफ क्लैरिटी, लॉट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड लॉट ऑफ विजडम एज वेल। क्योंकि जब वो मार्को को भी मार्को ऑब्वियसली केव्स में जाके वो करना चाहते हैं, मतलब ही वांट्स टू रिसर्च एंड ऑल, बट उनको ये पता है कि ही इज मैरिड एंड वहीदा रहमान, तो वो बड़े ही एक ऑनेस्ट वे में उनको बोलते हैं कि थिंक अबाउट योर वाइफ टू, शी इज, देयर इज द सीन कि मार्को इज completely involved in रिसर्च एंड वो गए नहीं इतने दिन से अपने घर। तो वो उनको मेंशन करते हैं कि योर वाइफ इज देयर अलोन, है ना। तो बड़ा कॉन्शियस उनका हर चीज रहती है। और बाद में वहीदा रहमान से भी वो जितनी बातें करते हैं, चाहे वो वहीदा रहमान की लाइफ को लेके हो, उनके डिसीजन मेकिंग को लेके हो, कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वो इम्पोज कर रहे हैं कुछ। हमेशा ये लगता है कि ही इज जस्ट, वो एक एक वहीदा रहमान के सामने सच को रख रहे हैं। उसके बाद वहीदा रहमान ने खुद चूज करना है कि उनको कुछ करना है या नहीं करना है। तो आई थिंक दैट्स हाउ द होल कैरेक्टर इज प्लेड। एंड लेटर जाके जब वो स्पिरिचुअल गाइड भी बन जाते हैं, वहां पे भी आप कभी ये, आपको ये नहीं कभी लगेगा कि वो लोगों पे रूल करने की कोशिश कर रहे हैं या वो लोगों पे कुछ चीज इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं। ही टॉक्स फ्रॉम अटर ऑनेस्टी ऑफ हिज हार्ट, एंड वो रेजोनेट हो जाता है लोगों के साथ। एंड दैट्स हाउ लोग उनको शायद एक स्पिरिचुअल गुरु बना देते हैं। एंड दैट्स हाउ आई मीन द स्टोरी गोज ऑन। सो ये मेरे लिए था। रही बात एक्टिंग की, तो आई थिंक ऑब्वियसली ही इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स ऑफ ओल्डन टाइम्स। वो मैंने ऑलरेडी बोल दी, ही इज वेरी, आई फाइंड हिम वेरी गुड लुकिंग। एंड आई लव the way he handled himself as a guide, as a tourist guide, and then बीच में जब he's Wahida Rahman's career and he is with Wahida Rahman, that part, and then later part of spiritual, जब वो गुरु बन जाते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज और उनका एक्सप्रेशंस एंड द वे, जो उनका सटलनेस है या उनकी एक्साइटमेंट है जहाँ पे कम और ज्यादा करनी है, वो बहुत इट्स वेरी वेरी नाइस। मतलब बहुत बहुत अच्छी तरह से वो कर पाते हैं। सो ही इज अ ग्रेट एक्टर, वो तो है ही है। सो दिस इज व्हाट आई टेक फ्रॉम हिज कैरेक्टर। मैं देवानंद के कैरेक्टर को, राजू के कैरेक्टर को दूसरी साइड से अप्रोच करने की कोशिश करता हूँ कि क्लैरिटी उसमें शुरू से है। उसको स्टोरीज सुना के जहाँ उन लोगों को कन्विंस करना उसको बहुत अच्छे से आता है। चाहे वो एक गांव वाले जो भोला है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो छोटा रोल है उसका, उसकी बहन को कन्विंस हम्म। करना है जो मैरिज नहीं करना चाहती, चाहे वो नलिनी को और उसके पति मार्को को, दोनों को करना हो उसने कन्विंस कि मैरिज के टाइम पे भी एक दूसरे के साथ रहना चाहिए आपको। जब एक बाउंड्री जब पार होती है, वो ट्रेडिशनल ही है उस टाइम तक, ट्रेडिशनल सेट ऑफ आइडियाज को ही सपोर्ट कर रहा है पूरी फिल्म में। एक जो ट्रांसग्रेशन होती है कि एक मैरिड वुमन के साथ घर पे आया है, तब उसके रेperकशंस होते हैं, वो उनको हम्म। ओन करता है। ये मतलब ये तो एक सर्कमस्टांसेस ऐसे आते हैं कि वो एक रेबेल बन गया है सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए, पर वो उसको ओन करता है कि जिस हद तक जाना पड़ेगा वो जाएगा उसके लिए। बट वो इनहेरेंटली उसके लिए वो उसने वो जर्नी अपने आप नहीं ली थी, वो वाली जर्नी। और अगर देखा जाए कि वो इतनी क्लैरिटी होने के बावजूद भी उसके अंदर कुछ फ्लॉज हैं, वो उसको यस। धीरे 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 अपनी जर्नी के एंड तक रियलाइज होते हैं। जब उसके पास अबंडेंस आती है, नॉवल जब हम पढ़ते हैं तब हम उसके बचपन का भी हमें पता है। तो बचपन से यहाँ तक गाइड बनने तक भी एक उसकी लाइफ चल रही थी। मतलब ये नहीं कह सकते बहुत अमीर था, जहाँ मिडिल क्लास भी था, पर गुजारा हो रहा था उसका। पर जब वहीदा रहमान नलिनी बनती है और डांस करना शुरू करती है, ये मैनेजर बनता है, तब जो अबंडेंस आती है पैसे की, वो अबंडेंस इसके कैरेक्टर में एक नया ही एक लेके आती है शेड, जो कि एक शायद इसने भी कभी रियलाइज नहीं किया था। वो तो तब होता है जब अबंडेंस आएगी, वो उसने पैसा कभी देखा नहीं, तो हम ये नहीं कह हम्म। सकते कि वो शुरू से नहीं था। पर एक हम्म। बड़ा आदमी बनने का, नाम का, वो जो आर्कियोलॉजिकल चीजें उसके साथ जुड़ने का, वो ग्रैंडियोर के साथ तो वो पहले से ही जुड़ा हुआ था। जब वो पैसा आता है तो वो ग्रैंडियोर इनकी लाइफ, इसकी लाइफ में झलकता है।
वो जो आर्ट जिसके लिए वो उसको कहता है कि ये उसके आर्ट को सपोर्ट करता है, पैसा आने के बाद उसको लगता है कि ये भूखे नंगे लोग ये तुम्हारे साथ क्या करते रहते हैं, क्योंकि उसी कमरे के साथ दूसरा कमरा है जहाँ पे अमीर लोग मिलने आए हुए हैं उनके उनसे, और वो उनको शोज देंगे, उनके टिकट्स खरीदेंगे, जहाँ उनको स्पॉन्सर करेंगे, जहाँ से पैसा आने वाला है। तो वो धीरे धीरे आर्ट को सपोर्ट करते करते भी आर्ट से कटता जाता है, आर्टिस्ट से भी कटता जाता है जो कि वहीदा रहमान है। और उनके डिफरेंसेस ऐसे बढ़ते जाते हैं कि वो इररिकंसाइलेबल ही हो जाते हैं। पर एक हम्म। मायने में देखा जाए, उसको रिलीजियस मायने में देखा जाए, तो वो शुरू से ही बहुत क्लियर है, पाखंड के बिल्कुल खिलाफ है। शुरू में ही जब खिलाफ। वो पंडित जी और शास्त्री जी से मिलने आता है, लोग उसके पांव छूने लगते हैं, तो वो भोला से कहता है कि ये सब क्या पाखंड है, तुमने मेरे बारे में क्या झूठ बोला है। हम्म। उसको पता है कि ये झूठ हो रहा है, हम्म। उसको पता है कि अपनी इमेज भी झूठ है, पर वो तो बस खाने के लिए रुका हुआ था उस टाइम पे। और हम्म। एंड तक जाते 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 वो अपना जब सच भी बताता है, तो भोला उसके सामने बिल्कुल नतमस्तक हो जाता है, माथा टेक देता है कि उसको लग रहा है कि भोला पूरी तरीके से डिवोटेड है, उसकी फ्लॉज को हम्म। भी वो कहता है कि ये भी एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी चीज है। और शायद वो सबसे बड़ा पुश है उसके लिए कि वो एक स्पिरिचुअल गाइड बन जाता है। जो स्टोरीज हम्म। वो सुना रहा था उसमें वो बिलीव वो नहीं करता, पर फिर भी एक मोमेंट आता है कि वो प्रे करता है कि वो ट्रू हो जाए स्टोरी, कि अगर वो हम्म। व्रत रखता है तो बारिश हो जाएगी, पानी आ जाएगा। तो पहले उसके लिए कंपल्शन थी कि उसको वो नहीं दिया, फिर उसके लिए सिंपैथी थी उनके, देन वो बिलीफ के लेवल तक चला जाता है कि वो मान ही रहा है कि मैं व्रत रखूंगा तो सच में ऐसा होगा। और लास्ट वाले सीक्वेंस में तो वो जब उसको बारिश का पता चलता है कि वो पहाड़ों पे कहीं हो रही है, वो डिलीरियम में है क्योंकि उसने हम्म। 10-12 दिन से कुछ नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, तो वो सच में बारिश होने लगती है। हम्म। तो एकदम ट्रांजिशन, बहुत स्मूथ ट्रांजिशन हमें दिखती है उसके कैरेक्टर में। चाहे हम्म। अब्रप्टनेस थोड़ी बहुत है, वो उसके हेजिटेशन की वजह से आ रही है कि वो अपने आप उसकी जर्नी नहीं है, उसको एक पुश चाहिए, उसको कोई ना कोई एक मीडियम चाहिए। वो गुरु, उसका चेला ही गुरु बन गया उसके लिए। Yeah, yeah, yeah. Maybe the chela, like जो भोला था, he kind of ignited, the light in him. That पहले उसको he. एजुकेशन वाले एजुकेटेड लोग जो ऐसे करते हैं, श्लोक सुनाते हैं, वो शास्त्री जी श्लोक बोलते हैं, कहते हैं इसके अर्थ करो। उनको पता नहीं आएगा, वो कहते कैसे करोगे, संस्कृत आती हो तब ना। तो ये इंग्लिश में बोलता है उसके साथ। इंग्लिश में बोलता है, या में जो बोलता है उसका जिस ये है कि तुम लोग लैंग्वेज। अपने कर्म कांड करके लोगों को क्या बेवकूफ बनाना कब बंद करोगे। तो वो कहता है इसका अर्थ बताओ, क्योंकि वो इंग्लिश है। हम्म। तो फिर उसको काउंटर ऐसे कर देता है कि इंग्लिश आती हो तब ना। ये हम्म। सरफेस लेवल पे तो काउंटर कर लेता है पर दोबारा एक टाइम आता है जब ये कंपल्शन से भागने की कोशिश करता है, जब इसको व्रत रखने की पता चलता है कि मुझे रखना ही पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा, तब वो उनको सामने से आते हुए देखता है। और उसको पता है कि वो गांव वालों को बता देंगे। उस हम्म। जो पाखंडवाद है किसी भी धर्म का, वो एक दिख रहा है हमें, तो उसमें से उनको निकालने का इसके पास एक ही तरीका है कि ये जो उसे रोल मिला है उसको सीरियसली ही ओबे करना शुरू कर दे, सीरियसली पालना शुरू कर दे। हम्म। और एक सीन में मेंशन करूंगा, उसके बाद हम वहीदा रहमान के कैरेक्टर पे जा सकते हैं, क्योंकि उसमें ये दोनों है। जब ये अपना प्यार कन्फेस करते हैं एक दूसरे से, और सारा कुछ उसको छोड़ना पड़ेगा, उसको पता है। वो कहती है कि सारा कुछ मैं छोड़ दूंगी, और उसको जो वर्ड होती है, मैं अपना काम अपना नाथ सब कुछ छोड़ने को तैयार है। जबकि देवानंद उसी चीज को रिपीट करता है, मैं अपना हाँ, काम और नाम दोनों की प्रायोरिटीज हमें वहां दिखती है। मिस हियरिंग इसलिए हो रही है क्योंकि अपने अंदर जो एक डिस्कोर्स चल रहा है ना, अपनी जो जो चाहिए उस रिलेशन से, एक्सपेक्टेशंस हैं, वो दोनों की अलग है। वो एक ये भी हो। छोटे से सॉरी। डायलॉग से हमें ये पता चलता है कि वो क्या एक्सपेक्टेशन लेके अप्रोच कर रहे थे रिलेशन में। और वो वही उसको ड्रिफ्ट करते हैं एक दूसरे से अपार्ट, क्योंकि उसको नाम चाहिए था। उसके लिए नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट था देवानंद के लिए। उसके लिए नाथ वर्ड हस्बैंड के लिए यूज होता है, चाहे मेरा नाथ छोड़ना पड़े, वो भी ट्रेडिशनल बाउंड्री को क्रॉस करके आएगी। अभी
कन्फेस किया है उसने, जब क्रॉस करना है मैरिज को, बच्चों को, वो कहते हैं दे कैन वेट, पर वो साथ रहने के लिए अगर ये करना पड़े तो आई विल क्रॉस दैट बाउंड्री। तो वो ट्रेडिशनल बाउंड्री से नाथ उसी बाउंड्री के अंदर रह के बोल रही है, नाथ को छोड़ के बाहर आने को वो तैयार है, पर उसको, उसके लिए नाथ एक होल्डिंग फैक्टर था, पर इसके लिए नाम एक इंस्पायरिंग फैक्टर है कि जो उसको उसके क्लोज लेके आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, राजू के अंदर टैलेंट नहीं है, वो एक मैनेजर ही है। चाहे बाद में उनकी जो फॉल आउट होता है वो इसीलिए होता है कि ये कहता है कि अगर मैं ना होता तो तुम नलिनी ना बनती, अगर हम्म तुम थे कुछ होते तो अपने आप में बन जाते, तुम्हें भी किसी को मैनेज करने की जरूरत पड़ रही है, तुम फाइनेंशियल एस्पेक्ट ही मैनेज कर रहे हो, स्टेज पे तो वो डांस कर रही है। हम्म या हाँ बट जी। आई ऑल्सो सी, ये जो आपने डायलॉग बोला ना, आई सी ये भी हो सकता है कि नलिनी या वहीदा रहमान के कैरेक्टर का जो रियलिटी थी, वो उसका हस्बैंड था, और शायद राजू के लिए रियलिटी में उसका हस्बैंड एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि उसने मार्को का वहीदा रहमान के अलावा भी एक रूप देखा हुआ है ना। मतलब उसने मार्को के साथ एक इंडिविजुअल लेवल पे भी इंटरेक्शन करी है। सो आई थिंक दैट्स व्हाई probably his mind, I'm just saying, it feels like that his mind is completely shut towards that husband or that Nath word or that Marco, क्योंकि उसने वो देख लिया कि दैट पर्सन इज नथिंग। मतलब वो ना कभी कोई एफर्ट डालेगा इस मैरिज में, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है इसके लिए। इसके लिए ऑब्वियसली एग्जिस्ट करता है काम और नाम, एज यू राइटली सेड कि वो इसको इंस्पायर भी करता है। एंड ही सीज कि बोथ ऑफ देम, इफ बोथ ऑफ देम आर टुगेदर, दे कैन मेक फ्यूचर वर्क फॉर बोथ ऑफ देम, है ना। तो वो इसीलिए शायद उसका कंसंट्रेशन पूरा इसी में है। बट वहीदा रहमान की रियलिटी में अभी भी उसका हस्बैंड एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इट वाज हर रियलिटी दैट शी गॉट मैरिड टू हिम। एंड वो जब तक उससे बाहर नहीं आती है, तो वही जो एक ट्रेडिशनल माइंड में है, कि चाहे वो सेपरेट ही रहते थे, दे वर लिविंग सेपरेटली, वो और उस मार्को, वहीदा रहमान और मार्को तो सेपरेट हो गए थे बिफोर दिस सीन कम्स। वो तो काफी पहले ही सेपरेट हो गए थे, राइट। बट उसके दिमाग में अभी भी ये चीज है कि मैं कहीं ना कहीं अभी भी आई एम समवन्स वाइफ, you know. But I think for Devanand, she ceased to be the wife as soon as she probably moved out of his life. मुझे लगता है कि विहिता रहमान के लिए ये वाला मोमेंट जल्दी आ गया, देवानंद के लिए शायद आया ही नहीं। एक डायलॉग आता है जब वो बैंक वाला मैनेजर आता है उसके पास, या कोई एम्प्लॉय आता है ये बताने के लिए मार्को का और नलिनी का एक ज्वाइंट अकाउंट था जिसमें हाँ जेवर है। हाँ तो जब उसमें बहुत क्रिटिकल सा डायलॉग बोलता है कि साइन क्यों करवाना चाहता है, कि साइन के लिए लेटर क्यों भेजा है मार्को ने, क्या वो जेवर हड़पना चाहता है, इसका जो हम्म प्रेजुडिस है उसके लिए। हम्म जो वो कहता है नहीं, वो तो चाहता है कि नलिनी को मिल जाए। फिर वो उसी टाइम पे वो कहता है कि वो दिखाना चाहता है कि वो दिल का कितना बड़ा है। हम्म ये अपने आप को उसी टाइम पे कंपटीशन में देख रहा है, कंपैरिजन में देख रहा है हाँ कि वो उसके साथ है तो वो दोबारा क्यों आ रहा है, जब वो फूल लेके भी आता है उससे मिलना चाहता है, तो तब इनकी इक्वेशन चेंज होती है। ये रूड हो जाता है उसके पहले, आप बोलता था कि कहता तुम तो पहले मुझे आप कहते थे, कहता तुम भी पहले नाचने वाली औरतों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते थे, मतलब तुम्हें भी नाचने वाली औरतें पसंद नहीं थी, अब जब तुम वो सक्सेसफुल हो गई है तुम आ गए हो उससे मिलने। तो हम्म उसकी जो सक्सेस है, ये उसका वो तो है, एक एजेंट तो बन गया उसकी सक्सेस के लिए, पर ये खुद भी, इनका अपना इक्वेशन भी उसी वजह से ही खराब हो रहा है कि वो उसको उस आई जगह पे थिंक रखना यहाँ चाह रहा है पे ना, उसको। आई थिंक ऑनेस्टली तजिंदर, मुझे यहाँ पे बात करते हुए ये लग रहा है कि एंड में तो खराब मेल ईगो जो होती है ना, उसके हम्म। वजह से ही देवानंद और वहीदा रहमान का रिलेशनशिप खराब होता है। क्योंकि ही बिकॉज ऑब्वियसली शी बिकेम द बिगेस्ट स्टार एंड सब उसी के पास जाते हैं। वो एक पार्टी वाला सीन है जब वो स्टेयर से उतर के नीचे आ रही होती हैं, तो पहले देवानंद के आसपास लोग खड़े होते हैं, तो वो जहां जाती है वहां पे लोग चले जाते हैं। तो वो एक सीन थोड़ा सा दिखाया गया, वो अभिमान वाली मूवी, वो वही वाला वो रेफरेंस है, जो कि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की मूवी थी कि वो एक मेल ईगो के, एक एक मेरी वाइफ को या मेरी गर्लफ्रेंड को या द पर्सन दैट आई लव या एक फीमेल को मेरी लाइफ में मुझसे ज्यादा कैसे इंपॉर्टेंस मिल गई, या फिर मुझसे ज्यादा कैसे
people see her more than people see me, हम्म you know. Yeah, आई थिंक वहां पे जाके देवानंद शायद थोड़ा पीछे होने लग जाता होगा, या उसका दिल, या द हार्ट दैट देवानंद हैड टुवर्ड्स वहीदा रहमान, वो क्लोज होने शायद लग जाता होगा. एंड वहाँ, एंड ऑब्वियसली, एंड रिलेशनशिप इज ऑल, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस, राइट? सो अगर एक बंदे का थोड़ा सा भी इधर उधर होता है, it obviously affects the other person, and the other person also starts to और वहीदा रहमान, ऑब्वियसली वहीदा रहमान, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं, वी हैव ऑब्वियसली नाउ कम टू वहीदा रहमान. उनके कैरेक्टर के बारे में आई वुड लाइक टू से कि ऑब्वियसली शी हैज अ चाइल्डहुड, आई मीन उनका एक ये बैकग्राउंड तो रहा है कि उनकी जो मॉम है, शी वाज देवदासी, और टू कॉल इट उस टाइम पे, लाइक शी वाज इनटू नाचना गाना या प्रोस्टिट्यूशन, वट एवर यू वांट टू कॉल दैट. एंड तो एक उनके पास वो एक बैगेज तो है ही है. She carries that baggage subconsciously. She never carries that baggage consciously, because obviously the mother struggled and gave her a very good life, है ना. मतलब उनको बोर्डिंग स्कूल में डाला, उनको एक नॉर्मल, जितना भी उनसे हो सका एक नॉर्मल लाइफ देने की कोशिश करी, उनको अच्छे स्कूल में डाला, एक अच्छी परवरिश दी, एंड सब कुछ किया. बट सबकॉन्शियसली शी नोज, एंड हम्म सबकॉन्शियसली शी ऑल्सो adorns the shame. वो आई थिंक वो शेम वो कभी दिखाया नहीं गया है, ना कभी कोई ऐसा डायलॉग आया है, ना कभी कोई ऐसा इंटरेक्शन आया है. एक आई थिंक इंटरेक्शन आया था जब मार्को कुछ बोलता है कि तुम अपनी माँ के घर ही ये करती नाचना गाना, एक इंटरेक्शन में हम्म मार्को बोलता है, उनकी मदर का रेफरेंस देता है, बट उसके अलावा कहीं पे नहीं आया. एंड वहीदा रहमान ने कभी ऐसा शो भी नहीं किया है कि शी इज अशेम्ड ऑफ एनीथिंग. बट आई कैन स्टिल सी वहीदा रहमान के ना सबकॉन्शियस में वो एक है बैगेज, और एक वो शेम है हम्म ना. बट तो उसकी वजह से, उस बैगेज की वजह से, या उनको कहीं ना कहीं लगता होगा, मे बी शी वॉज नेवर, वो कभी भी अपने मार्को के साथ जो शादी थी उसमें वो कभी भी शी कुड नॉट ब्लॉसम. मार्को का तो जो इशू था वो तो था ही, मतलब वो तो ही वॉज नॉट, मतलब दे वर कंप्लीटली डिफरेंट पीपल, कंपैटिबिलिटी नहीं थी. बट वहीदा रहमान ऑलवेज फेल्ट लोअर देन हिम आई इन दैट मैरिज. आपको लगता है हम्म। ऐसा? हाँ है ना, बिल्कुल, शी उसको वही ऑलवेज. फील करवाया गया, उसकी बैकग्राउंड को और एक वो फील ना भी करवाया गया हो, मुझे लगता है वो वहीदा रहमान के खुद के भी सबकॉन्शियस माइंड में शी यूज्ड टू फील लोअर देन हिम. बट एंड बिकॉज ऑफ दैट उसकी इतना इमोशन खत्म कर दूंगी, देन यू कैन स्पीक अबाउट वहीदा रहमान. बट देन जब वो नलिनी बन जाती है, व्हेन शी बिकम्स अ बिग स्टार, देन शी फाइंड्स हर पावर. एंड उसके बाद जो देवानंद के साथ उनका रिलेशनशिप होता है, वो कंप्लीटली एक डिफरेंट स्टैंड पॉइंट पे होता है. बिकॉज नाउ नॉट दैट शी इज अ बिगर स्टार और शी हैज मनी, बिकॉज वहीदा रहमान एक बार बोलती है कि मैंने पैसे के लिए तो कुछ नहीं किया, क्योंकि पैसा तो मेरे पास, मेरे पति के घर में हमेशा ही था. हम्म शी ऑलवेज हैड मनी. तो उसके पास लैक बचपन में भी नहीं था, ना शादी के बाद भी नहीं था. तो शी नेवर डिड व्हाट शी वांटेड टू डू फॉर मनी, है ना. हम्म मतलब शी वांट, लाइक उनके लिए वो उनकी पावर थी, उनका डांस या उनका पैशन था, या इट वाज हर बिकमिंग हर ओन कंप्लीट सेल्फ, you know, while she was doing that, while she was becoming the dancer, और जो अपने आप को एक्सप्रेस करती थी. सो कहने का मतलब है, बाद में जब वो एक डांसर बन जाती हैं और देवानंद के साथ उनका रिलेशनशिप होता है, वहां पे शी सीम्स so wise in that relationship. She comes across as someone who knows what she wants. She also is completely in love with Devanand, but she sees के उनके flaws उनको बहुत अच्छी तरह से दिखते हैं. यूजली आई थिंक होता है क्या कि व्हेन वी आर इन लव, वी यूजली हम अपने पार्टनर के फ्लॉज को अपने सामने अपने ही सामने छुपाने की कोशिश करते हैं. We become our spouse's advocate in front of us, है ना. टू टेल, अपने आप को ये बताने के लिए कि ओके यू कैन स्टिल बी इन दिस रिलेशनशिप, क्योंकि वो ऐसा नहीं ऐसा होगा, या ऐसा नहीं ऐसा होगा. बट आई थिंक वो वहीदा रहमान उस चीज से बाहर निकल जाती हैं, क्योंकि आई थिंक अपनी पावर और अपनी विजडम पे पहुंच जाती हैं, जहाँ पे वो डिटैच करके देख सकते हैं देवानंद का जो वो मटेरियलिज्म थोड़ा चल रहा होता है, या जो थोड़े फ्लॉ सामने आ रहे होते हैं. वो प्यार तो उतना ही करती हैं, बट she detaches herself from that behavior of his and that life of his. She doesn't want to be, and वो बहुत clearly communicate करती हैं कि I don't want to be part of this life that
यू हैव, जहाँ पे वो गैम्बलिंग होती है हम्म। या अल्कोहल होती है एंड वो सब कुछ होता है, तो वो बहुत, वो रहती भी रहती है उनके साथ, बट अपने आप को डिटैच कर लेती हैं उस पार्ट से कंप्लीटली। तो वो मुझे बहुत, आई थिंक इट इज अ वेरी पावरफुल, उनका ये एक, I think for any woman to actually reach that stage where you can still love a person, but you can completely detach yourself from uh, any flaws that they might have, but love that person still. वो बहुत हम्म। बड़ी बात होती है। शायद रिलेशनशिप आप ना रख पाओ इसके बाद किसी के साथ, एक एक्टिव रिलेशनशिप ना रख पाओ, लेकिन प्यार तो आप फिर भी रख सकते हो अपने दिल में उसके लिए, you know. So I think वो उनका जो transition है कि from being very vulnerable in one marriage to being very very sure of her emotions in this relationship, वो मुझे बहुत amazing लगा, and the way she portrayed herself again, like I found her very very convincing in the role, and I loved her dance and everything. Yeah, so that's what I have to say about Wahida Rehman and her character. हाँ, मुझे लगता है कि वो, उसकी अगर मैरिज से पहले वाली लाइफ देखी जाए, दैट इज आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ सोसाइटी और ट्रेडिशन, चाहे वो एक्सेप्टेबल था देवदासी वाला आइडिया। वो मूवी की, फिल्म की कंफ्यूजन भी है कि वो उसको सेट कहाँ करना है। वो साउथ इंडिया का कंसेप्ट कभी देवदासी यूज करते हैं और मार्को तवायफ वर्ड यूज करता है नॉर्थ इंडिया में सिचुएट करने के लिए। वो मॉडल जो क्रिएट किया है मूवी ने नॉवल के Hmm. बीच में से, तो उस वो रिफ्लेक्ट होता है कि वो इनकंसिस्टेंसी रहती है उससे। पर वो जो देवदासी है, वो एक स्पेसिफिक रोल है उसका, पर वो सोसाइटी में फैमिली स्ट्रक्चर में वो इन्वॉल्व, उसको नहीं माना जाता पार्ट। उसमें से निकल के जब वो ट्रेडिशनल रोल उसके मिलता है, उसको पूरी ऑनेस्टी से निभाती है। और चाहे उसका हस्बैंड उसको ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, तो वो, अगर उसने हाउसवाइफ भी रहना है, तो कहती है उसके लिए भी मुझे कम से कम कोई बच्चा चाहिए जिसके साथ मैं Yeah. अ, जिसको पाल लूं, कुछ करूं। क्योंकि एक उसके पास आर्ट है जिसके साथ वो काम कर सकती है। दूसरा, Hmm. घर पे भी रहना, तो घर का मतलब ये नहीं होता कि वो अकेली बैठी रहे और वो Hmm. 10-10 दिन, महीना महीना बाहर रहे। तो उस चीज में से निकलते, जब वो निकलती भी है, तो वो शायद उसके लिए रिबाउंड ही है, आज की टर्मिनोलॉजी अगर हम यूज करें। और जिसके साथ वो एक तरीके से सर्कमस्टांसेस ऐसे आते हैं कि वो, उसके पास रहने को जगह नहीं है, और राजू के घर पे आ जाती है। उसके बाद राजू के घर में सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं, तो वो स्टैंड लेता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तो वो जैसे एक फ्लो ऑफ इवेंट्स में वो बहते चले जाते हैं। वो वहीं पे कहीं पे उनके भी बीच में प्यार भी हो जाता है। वो रोमांस, रोमांटिसिज्म बॉलीवुड का जो है, वो हमें दिखता है। हाँ, तो उसका जो हमें दिखता है, एक ट्रेजेक्ट्री दिखती है इसके कैरेक्टर की। वो दोनों अलग अलग ग्राफ, अगर हमें देखें इनके कैरेक्टर्स के, देखते हैं वो कहीं एक जगह पे इंटरसेक्ट किए और वो मिल गए। उनको लगा कि हमारे बीच में प्यार है, और बाकी चीजें उनको एक दूसरे को जानने का इतना मौका नहीं मिला। तो उसी से वो धीरे धीरे ड्रिफ्ट होते गए, और बात यहाँ तक पहुंची कि बिल्कुल ट्रस्ट ही नहीं रहा उनको एक दूसरे पे। चाहे Hmm. प्यार था पर ट्रस्ट नहीं था। और जेल में वो उसको मिलती है, तो वो कहती है कि 2 साल के बाद नए सिरे से जिंदगी शुरू करेंगे। तो फिर भी वो जो गाइड है, जो राजू है, वो अपने आप से कहता है हाँ, मुझे नए सिरे से जिंदगी शुरू करनी पड़ेगी। Hmm. और जेल से जब निकलता है, तो एक वहां पे पोल दिखता है, एक साइड पे सिटी है, एक साइड पे जेल है। वो दोनों से तीसरी एक रास्ता लेता है रास्ता कि चुनता है। दोनों साइड, जेल में तो पीछे है, जेल पीछे है, तो सिटी की तरफ नहीं जाता है, अलग ही रास्ते पे चला जाता है। साधु मिलते हैं और करते करते वो उस गांव में पहुंच जाता है। हम्म। एक इनकंसिस्टेंसी मुझे लग रही है कि वो क्यों डाल ली है, वो मुझे समझ नहीं आ रही। कि जब फाइनल सीक्वेंस में क्लाइमैक्स के पास जब वो उसकी तरफ जा रही है, वहीदा रहमान, पहले हम मूवी में देखते हैं कि वो कहती है कि मुझे पैसे की कभी कोई थी ही नहीं, मैं हम्म। पैसे की कर ही नहीं रही थी। और फिर उसके गहने उतरवाए जाते हैं। वो गहने उतारती है, पहले कंगन उतारती है, हार उतारती है, सारा कुछ लाके उसके पैरों में रख देती है, देवानंद के, राजू के।
तो वो वहां पे मुझे नहीं, वो कंफ्यूजन दिख मुझे रही है वो डायरेक्टर वो की, कि वो वो कन्वे ये करना चाहता कि वो सारी मटेरियल जितने भी पैसा, ये चीजें थी, फेम था, उससे वो कट ऑफ होके अपने आप को पूरी तरीके से सबमिट करने आई है, जो कि उसकी ट्रेजेक्टरी थी ही नहीं। उसके करेक्टर ऐसा था ही नहीं कि जिसको पैसे की भूख थी या फेम की भी भूख थी। उसको तो आर्ट से जुड़ना था और उसको डांस करना था, उसके लिए डांस इंपॉर्टेंट था। इसलिए वो सपेरों के बस्ती में जाके भी वैसा ही डांस कर रही है जैसा वो स्कूल के फंक्शन में कर रही थी, फिर जैसा वो स्टेज पर जाके कर रही है। उसके लिए तीनों में कोई डिफरेंस नहीं था, वो टोटली उसके अंदर है। वो वो मुझे पता है क्या लगता है, वो मुझे ये लगता है कि वो जो आप सीन की बात कर रहे हो कि वो जब चलना शुरू करती है, ऑब्वियसली शी इज ऑल डेक्ड अप, उन्होंने ज्वेलरी पहनी होती है, अच्छी साड़ी पहनी होती है, और वो चल के जा रही होती है, एंड ऑब्वियसली शी बहुत गर्मी होती है, राजस्थान दिखाया है, ऑब्वियसली रेगिस्तान दिखाया है तो गर्मी होती है, एंड प्रॉब्ली उनको दिखाया भी हुआ है चलते हुए, शी इज नॉट एबल टू, उनको प्यास लग रही होती है या गर्मी लग रही होती है बहुत ज्यादा, एंड मे बी देन मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें दो चीजें ऑब्वियसली सर्फेस लेवल पे, तो ये शी माइट बी फीलिंग बर्डन ऑफ वॉट एवर शी वॉज वेयरिंग, सर्फ मतलब फिजिकली एंड मेंटली एज वेल, एंड आई थिंक वाई शी वो हो सकता है कि बहुत उनका सबकॉन्शियस वो हो कि गर्मी लग रही है एंड शी इज फीलिंग टू हैवी दैट और वॉट एवर शी इज वेयरिंग एंड शी टेक्स ऑफ एवरीथिंग। वन इज दैट, अनदर थिंग इज when she reaches there, मुझे लगता है कि वो एक चल के जब जाती है, मे बी दिस मस्ट हैव कम टू हर कि राजू हैज बिकम अ स्पिरिचुअल guru, and to and she obviously always considered herself as his better half, or his the woman in his life. So maybe she was trying to, क्योंकि उसके बाद वो व्हाइट साड़ी पहनती है, अभी तो राजू मरा भी नहीं था या वट एवर, लाइक वो वाला नहीं हुआ था अभी, है ना, मतलब वो नहीं है कि वो अपने आप को इस वीडियो, मतलब वो वहां जाते जाते ही उनके कपड़े चेंज हो जाते हैं, वो सब कुछ चेंज हो जाता है। तो वो मुझे लगता है कि क्योंकि वो राजू से एसोसिएट करती हैं दैट ही इज माई मैन, एंड वो अगर साधु बन गया है तो आई विल ऑल्सो गिव अप ऑल ऑफ दिस। सो आई डोंट थिंक वो उस वजह से गिव अप करती हैं कि उनको कभी पैसा चाहिए नहीं था। आई थिंक दिस वाज जस्ट टू मैच हिज वाइब, just to match what he is, and she feels के वो उनसे बिना किसी मटेरियलिज्म के कनेक्ट होना चाहती है, क्योंकि नाउ अब राजू जिस स्टेज पे है, उन वो तो कहाँ पे सोते हैं, वो तो एक मंदिर, मतलब जो एक खंडर सा होता है वहीं पे सोते हैं, वहीं पे रहते हैं, उनके पास कोई मटेरियल कुछ भी नहीं है, राइट। तो आई थिंक वो उस लेवल पे पहुंचने के लिए शायद आके उनके पैरों में सब कुछ दे देती हैं कि इट्स नॉट अबाउट मनी एंड द ज्वेलरी, इट्स अबाउट द मटेरियल लाइफ दैट आई वांटेड टू लिव। सो आर्ट के लिए भी जब आप, वो भी तो एक मटेरियल लाइफ ही हुई ना, अगर आपको डांस, आपको एक है कि मैं स्टार बनूं या मैं स्टेज पे, वो भी मटेरियलिज्म ही होता है एक तरह का। तो वो मेरे ख्याल से जब वो एक उनका सिंबल होता है कि आई एम गिविंग, मैं अपनी लाइफ ये मतलब दे रही हूँ, व्हेन शी गिव्स, जो उनकी ज्वेलरी वो लाके उनके पैरों में, मुझे ऐसा लगता है कि वो ये इमोशन शायद इमोट कर रही हैं। वाइट कपड़े से स्टार्ट करते हैं, वाइट साड़ी से। जब वो मार्को को छोड़ के आती है तब वो उसकी वाइट साड़ी है। उस टाइम पे भी जब हाँ। वो पहली बार हम्म। इसके घर पहुंचती है, तब वो हम्म। वाइट साड़ी रिप्रेजेंट भी करती है कि वो सिंबलिज्म देखा जाए तो वो मार्को इज पोटेंशियली डेड फॉर हर, हम्म। कि वो उसके डिवोर्स उसका पूरी मूवी में नहीं होता। नॉवल में हम्म। तो बिल्कुल अलग तरीके से एंडिंग होती है। ही राजू डाइज तो डाइज, बट वो दोबारा ऐसे मिलते नहीं। तो हम्म। वो क्रिएटिव फ्रीडम ली है, फिल्म वालों ने ली है। वाइट साड़ी पहले भी है, जब वो डांस स्टेज पे नहीं पहुंची, जब वो राजू से मिलने आई है। स्टेज पे आने के हम्म। बाद कलरफुल कपड़े आए हैं, जब उसने स्टेज पे आना ही था, मार्को को कन्फ्रंट भी करती है, तब तो बिल्कुल वो वैसी लड़की के कपड़े पहनती है जैसी एक लेडी के साथ वो उसको देख लेती है, या शराब यस पीते हुए बेडरूम या में बैठे हुए। या तो यहाँ पे एक फिर वो और ज्यादा सीरियस हो जाता है वो पॉइंट, कि जब वो आ रही है, वो सारे बैठे हैं लोग, गांव वाले जा रहे हैं इधर उधर, और वो उसकी तरफ, मंदिर की तरफ जहाँ वो है, राजू, वो सारे बिल्कुल अलग कपड़ों में हैं। ये अनोमली है उस पूरी भीड़ में।
इसकी हम्म। ब्लू कलर की साड़ी एक अनोमली है। ब्लू पिंक। पिंक। से वो मुझे लग रहा ब्लू है, तो जब पिंक है पिंक, जब ब्लू। आई डोंट नो, आई डोंट, या कलरफुल, लेट्स पुट इट दैट वे। तो वो अनोमली लगभग वाइट हो जाती है, वो कह दो प्योरिटी का कलर है, ये है वो है, बट उसका फिर भी एस्टेब्लिश नहीं हो रहा कि वो उसको पसीना दिखाना, मतलब एक शहरी औरत जो कि एक प्रिविलेज से उधर जा रही है एक स्पिरिचुअल जगह की तरफ, जो कि लोगों के लिए तीर्थ स्थल टाइप बन चुका है। तो सारे लोग दूर दूर से आ रहे हैं उससे मिलने के लिए। उसकी माँ को भी कहीं और से सुनने को मिलता है, एक बहुत वो बाबा जी आए हैं, कोई वो व्रत रखा है लोगों के लिए, तो वो आप ही मिलने चलो, मन्नतें पूरी कर हो जाएंगी। तो वो वहां जा रही है, उसका जो पसीना दिखाया जा रहा है, उसकी अनकंफर्ट डिस्कम्फर्ट दिखाई जा रही है, वो सारी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक शहर वाला, जहाँ एक मटेरियल वर्ल्ड से एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंट्री के लिए उसके एक एंट्री फीस है। वो एंट्री फीस ये है कि अब यू हैव टू शेड ऑफ एवरी मटेरियल पोजेशन कंफर्ट। दैट इज। हाँ, मतलब हाँ, वो कंफर्ट भी बेसिकली, पोजेशन है। हाँ हाँ, तो वो बेसिकली यही पर दिखाया वो जा रहा है कि वो मेरा एक पॉइंट फिर ट्रांजिशन, वो मेरा मतलब एक घूम फिर के ट्रांजिशन पॉइंट है। वही आ गया। घूम हम्म। फिर के मेरा पॉइंट ही वही आ गया कि 2,000 पे, 4,000 पे, 10,000 पे राजू को चाहिए थे जुआ खेलने के लिए। हम्म। पैसे सारे मैनेज वो कर रहा था, वो सिर्फ डांस कर रही थी और वो हम्म। थक रही थी। वो कह रही थी मुझे लगता है कि मैं मशीन जैसी हो गई हूँ, हम्म। मुझसे इतना नहीं हो रहा, क्योंकि वो बहुत जरूरत से भी ज्यादा जितना वो कर सकती थी उससे भी ज्यादा डांस उससे करवाया जा रहा था, वो कर नहीं रही थी। वो आउट ऑफ लव, आउट ऑफ अफेक्शन फॉर हिम वो करी जा रही थी, वो कही जा रहा था, वो करी जा रही थी। नो, अब वो आई डोंट ये थिंक वो, आई थिंक वो आउट ऑफ पैरामीटर लव या वो नहीं था। आई थिंक इट वाज बिकॉज़ शी वाज, वो होता है ना, मतलब इट्स अ वेरी न्यू एज। और राज बोल देती कि इट इज गेटिंग टू मच फॉर मी, आई थिंक उसने राजू बोला, लव्ड हर उसने इनफ। डायलॉग में बोला, उसने डायलॉग में बोला, पर ऑनर्स फिर उसके ऊपर है, कहता तुम बता देती फिर मैं कम कर देता। तो बाद में मैं भी कम वही नहीं कह रही हुआ, हूँ। पर उसकी भूख बढ़ती गई पैसे की, राजू की। हाँ, लेकिन जब राजू चला जाता है शी स्टिल कीप्स डांसिंग। सो ये अब का ये जॉइंट, हाँ, क्योंकि राजू वाज जस्ट अ मैनेजर, तो इट इज इजी। वी ऑब्वियसली वुड सिंपैथाइज विद द पर्सन जो आर्टिस्ट है या जो डांस कर रहा है ना, हमें लग रहा है कि वो ही थक रहा है, थक तो दोनों ही रहे होंगे इक्वली, क्योंकि मैनेज करना भी आसान नहीं है। मुझे लगता है कि अगर वो बार बार शोज कर रहे थे, इट वाज बोथ ऑफ देम दैट दे वांटेड दिस, मुझे ऐसा लगता है। तो आपको लगता है, मुझे नहीं लगता, और रोजी को नहीं लगता, जो बाद में नलिनी बन गई थी। एक बात और मैं कह रहा हूँ कि जो वहां तक पहुंचने का मतलब क्या है कि वो एक फिर दोबारा एक पैट्रियार्कल बाउंड्रीज के अंदर है वो सारा कुछ। जब वो जाती भी है उससे मिलने, तो उसको वो सेट ऑफ कंडीशंस फिर फॉलो करनी पड़ रही है कि ये चीजें तुम्हें छोड़ के आनी पड़ेगी। पहले हस्बैंड के लिए भी उसको ये डांस वाली नहीं, सारी चीज बट छोड़ के आनी एक पड़, मिनट। जर्नी चल गई इसकी। इसका प्यार था डांस, इसकी पैशन था डांस, पहले भी था, बाद में भी था। दूसरे ने एक्सप्लोर करके अपनी वो स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ चला गया, पर इसको वो सिर्फ फिर दोबारा शेड ऑफ करके आना पड़ रहा है उस बाउंड्री में जहां क्यों वो आना पड़ स्पिरिचुअल रहा है? बाउंड्री। इट्स नॉट, हाँ, बट वो क्यों आना पड़ रहा है? इट इज हर ओन डिसीजन। मे बी शी हैज ऑलरेडी लिव्ड इनफ, मे बी शी हैज डांस्ड इनफ, मे बी शी डजंट वांट दैट लाइफ एनी मोर। मतलब उसको देवानंद तो ऑलरेडी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में जा चुके हैं। वो तो वहीदा रहमान को नहीं ये सारा विजन, नहीं बुलाते हैं वही। यही विजन यही विजन डायरेक्टर देना चाह रहा है, कि जो मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है, क्योंकि वो शुरू से एंड तक वो पैसे की भूख नहीं दिखा रही। पैसे की जो गहने हम्म। हैं वो भी इसी, जेल भी इसीलिए जाता है कि गहने 30,000 रुपए के थे और वो उसे चाहिए नहीं थे। उसको वो चाहिए थी पोजेशन, कि हम्म। ये अगर इसे गहने मिल गए तो उसे लगेगा कि मार्को अच्छा आदमी है, तो वह कहीं वापस ना चली जाए। नो, बट आपको पता है, मतलब इनसिक्योरिटी एक्चुअली, इसी चीज की है, क्योंकि गहने जब आते हैं तो कहता है या तो वो हड़पना चाहता है या अपने आप को बहुत अच्छा दिखाना चाहता है। तो उसकी इनसिक्योरिटी तो यही है उसको लेके कि वो उससे प्यार भी करता है, और उसके बाद एडेड वो भी है कि उसको वहां से वो लाइफस्टाइल मिल रहा है उसके साथ रह के, जो वो उसने कभी नहीं जिया। उसको प्रॉब्लम नहीं थी
रोजी का वैसा ही लाइफस्टाइल कंटिन्यू रहा, उसे पैसे आने से, एक नया करियर शुरू होने से कोई ज्यादा चेंज नहीं हो गया उसका लाइफस्टाइल। नहीं, गाड़ी बट इसका पहले उसके ये, हस्बैंड के पास। हाँ, बट उसका ये जरूर चेंज हुआ था, शी बिकेम अ पर्सन ऑफ हर ओन सेल्फ, ये जरूर चेंज हुआ फॉर था। अ मोमेंट उसे लगा कि मैं ओन सेल्फ बन गई, देन शी फाउंड getting trapped by other man's desires, his wishes, his hunger for money और more money, जिसके लिए उसके पास But then she also, और but she then ज्यादा से ज्यादा। also very quickly, when she realizes this, she quickly detaches herself. हमने इस बारे में बात करी थी, जैसे वहीदा रहमान के कैरेक्टर के बारे में, वो अपने आप को डिटैच भी तो कर लेती हैं, वो अपना एक इसीलिए अलग ककून बना वही लेती हम हैं। बात करी जा रहे हैं कि मतलब वो कर लेती है, पर वो नहीं अपनी हाँ, तरफ से वॉलंटरली नहीं करता। उसको रियलाइज नहीं होता कि वो कितना उसको ऊपर ओवरबर्डन हाँ, हो रही है। उसके जाने के बाद वो यस, यस, करती यस, रहेगी डांस, तो वो अपनी मर्जी से कर रही है। उसके हाँ, ऊपर कंपल्शन नहीं है कि मैंने एक महीने में को मैनेजर से के साथ बात कर रहा है तो हम 40 दिन के लिए बुक हैं, हम्म, रोज ही बुक हैं हम। हम्म, मैनेजर ने तो बैठ के फोन करने हैं, पैसे कमाने हैं और बैठ के देखना है डांस। उसने हम्म, डांस करना है, उसने कोरियोग्राफ करना है, उसने बाकी आर्टिस्ट के साथ प्रैक्टिस भी करनी है डांस के लिए। तो उसके लिए काम बहुत ज्यादा है। इसके लिए मेंटल है, या मैनेज करना है इधर से उधर, किस किस को हम्म, गेस्ट बुलाना है, वो सारा कुछ। उसके लिए तो हम्म, सिर्फ डांस की 1-2 घंटे की प्रैक्टिस नहीं है, बाकी सारा उसकी सब्सर्वियंस रहती है। चाहे वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर बन के आ रही है रोजी पूरी फिल्म में, एंड में भी वो उसके पैरों की धूल को अपने माथे पे लगाएगी। हम्म, या, तो उसको एक्सेप्टेंस के लिए बट मैं उसकी वही, माँ भी एक्सेप्ट मैंने माँ भी शुरू में एक्सेप्ट जब कर रही आपको है तो। नो, आपको यू हैव टू गिव द दिस वन, नो, शुरू में जब मैंने कहा था कि दिस मूवी एम्बॉडीज इंडियन सिनेमा, तो इंडियन इमोशन, एक जो सब कॉन्टिनेंट का ट्रेडिशन एंड इमोशन, तो आई थिंक वो ऑब्वियसली इट्स अ मूवी एट द एंड ऑफ द डे, थोड़ा ड्रामेटाइजेशन हो गया, या फिर अगर ना भी हो, चलो कोई सच में भी, किसी की सच में ही ऐसी जिंदगी चल रही हो, मूवी ना भी होती है, तब भी इफ समवन इज इन टोटली इन लव विद समवन, एंड वो जैसे वहीदा रहमान नलिनी राजू को मानती है दैट ही इज हर पर्सन और ही इज हर मैन, तो एक वो इंडियन इमोशन को, वो जो उन्होंने पैर की मिट्टी सर पे लगाई है, क्योंकि दे नेवर गॉट मैरिड, राइट, व्हाइल दे वर टुगेदर दे नेवर गॉट मैरिड, तो वो मुझे तो वो ये समझ आता है कि दो ही passed away and they never got a chance to get married. Now, even if that guy has passed away, she still feels that she belongs to him and she wants to continue to live like that, is what I वही तो मैं think. कह रहा हूँ, एक ट्रेडिशन को जिसको वो रेफर कर रही है, जिसके अंदर गई भी वो, उसमें भी वो पूरी डिवोटेड वाइफ है। Hmm. फिडेलिटी नाम की चीज तब आती है जब वो टोटली छोड़ चुकी है, बस लीगल फॉर्मेलिटी नहीं हुई डिवोर्स की। Hmm. तब तक, जब तक उसको छोड़ती नहीं, तब पूरा ब्रेकडाउन मैरिज का नहीं होता, तब तक वो राजू के साथ घूमते फिरते हमें नजर नहीं आती फिल्म में। और एंड वाले सीक्वेंस में सारा विजन जो है वो डायरेक्टर का विजन है। वो Hmm. नॉवल पे बेस्ड, हमने कह दिया कि मेजरली नॉवल पे बेस्ड मूवी है। पर एंड वाला सीक्वेंस, ये जो सारा हो रहा है उसकी माँ का और रोजी का, तो ये विजन जब सुपर इम्पोज कर रहा है, जो डायरेक्टर कर रहा है, वो किसी एक ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है। Yeah. उसने उस, ये जर्नी दी है, ये करेक्टर आर्क दिया है उसने। पर उसमें वो जो एस्टेब्लिश होती है शुरू से, एक धीरे धीरे करते करते एक वो स्ट्रॉन्ग फीमेल एक्टर बनती है, फीमेल कैरेक्टर बनती है, वो उसको थोड़ा सा धुंधला कर दिया जाता है नीचे लाके, कि वो देखो गहने उसको उतारने पड़ रहे हैं, ये करना पड़ रहा है। वो एक कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल No, पॉइंट। but I think again मेरे को ऐसा लग रहा है the way you are talking, you are as if think कि गहने उतारने पड़ रहे आर्ट हैं। एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन भी हाँ, है। नहीं नहीं, बट मेडिटेशन सिर्फ नहीं, मंदिर में बट बैठ के लोगों को माय क्वेश्चन इज, धोखा दे रहा था वो। बट हाँ, नॉट कमिंग टू दैट, मैं सिर्फ इस लाइन पे आ रही हूँ कि यू आर फीलिंग, यू परसीविंग इट एज कि गहने उतारने पड़ रहे हैं या वाइट साड़ी पहननी पड़ रही है,
पढ़ रही वाली तो बात नहीं है, पढ़ रहा वर्ड हम तब यूज करेंगे अगर उसको सोसाइटी या जिसके साथ वो प्यार करती है राजू, या उसकी मॉम या उसकी फैमिली या किसी की तरफ से उसके ऊपर प्रेशर है कि आप ये करो तो आप एक्सेप्ट होगे। शी इज ऑलरेडी वेल एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी। सो पढ़ रहे हैं या नो, शी इज नॉट एक्सेप्टेड इन द वाई। सोसाइटी। कौन सी सोसाइटी में? और एक देवदासी की बेटी है, देवदासी जो साउथ इंडिया का ट्रेडिशन है, वो उसमें तो वो नो बट छोटी सी देन औरत वंस शी को बिकम्स, पुजारियों एक के मिनट, लिए। जब वो एक स्टेज में एक अच्छी डांसर बन जाती है देन शी इज एक्सेप्टेड ओनली नो इन सोसाइटी। शी इज लिविंग अ वेरी उसके रिस्पेक्टेबल लिए लाइफ। उसके पास घर है, उसके गाड़ी है, लिए हमारे सिक्योरिटी है। व्यूवर्स को उसके लिए हमारे व्यूवर्स को पिछली कुछ अनफिल्टर टॉक्स देखनी पड़ेंगी। एक उसमें देवानंद का ही नूतन के साथ है पेइंग गेस्ट मूवी में। वो डांस करने से उसको रोक रहा है, वो भी डांस करना चाहती है। पुरानी बट अभी तो ब्लैक एंड हम व्हाइट मूवी उसकी से बात 40 से नहीं 30 कर से रहे अब हैं ना तक अब। ये हो रहा है बॉलीवुड में कि औरत अगर कोई काम करना चाहती है तो उसके लिए परफॉर्मिंग आर्ट ही है, या थिएटर है या डांस है। वो उसके साथ ब्रेकअप कर लेता है क्योंकि वो चली गई थी। उसको ये नहीं पता कि उसका नूतन का तो पेइंग गेस्ट में उसके घर में पिताजी की डेथ हो गई है। उसको घर पालना है, अपनी बहन भी उसकी आ गई है, उसके जीजा जी उसको छोड़ गए, बहन को, उसका छोटा भाई है। उनको पालने के लिए उसको डांस करने जाना पड़ रहा है। देवानंद सिर्फ इसलिए उससे नाराज हो जाता है क्योंकि वो डांस करने चलेगी, वो खुद कोई हाँ काम नहीं बट कर वो रहा एक उसकी। इट्स अ डिफरेंट, हाँ बट वो इट्स अ नहीं डिफरेंट चलती। मूवी। आई हैव यहाँ पे नॉट भी नंबर वन। यही चल रहा। नहीं बट यहाँ पे यहाँ देवानंद ने उसे कहाँ बोला है कि तुम डांस छोड़ के आओ मेरे पास। देवानंद डजंट इवन वांट देवानंद यहाँ हर। पे उल्टा है, उसको ओवर एक्सप्लॉइट कर रहा है। वो लेकिन बात 40 खत्म हो डेज इन गई अ जब रो। वो हाँ बट 40 लेकिन जो डेज वो, इन अ रो। यस सर, लेकिन जब वो जेल चला जाता है, व्हेन ही गोज टू द जेल, देन शी इज ऑल बाय हरसेल्फ। 1 2 साल वो जेल में रहता है, 2 साल जेल काट के अगर उसको और एक्सप्लॉइट करना था ही वुड हैव गॉन टू हर बिकॉज शी वाज ऑल नो, रेडी टू वो एक्सेप्ट तो हिम ब्रेक डाउन बैक। हो गया था, उसको पता है कि मैं हाँ जेल में हूँ। वो मुझे दोबारा तो उसमें एक्सेप्ट करेगी नहीं। वो पहले ही कह चुकी थी कि तुम कमरे से बाहर जा सकते हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारा साथ रहना। और हाँ वो लेकिन अपनी पर्सनल इंडिविजुअल जर्नी पे निकल जाता है, स्पिरिचुअल सो कॉल्ड जर्नी पे। उसको अपनी माँ हाँ के बारे तो में याद नहीं आती, उसको हाँ रोजी भी याद नहीं है। वो सिर्फ एग्जैक्ट। वो अपने प्यार सिर्फ उनको है, उसको कुछ नहीं है। सारी स्टोरी किस पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाई जा रही है? फिल्म की स्टोरी रोजी सुना रही है उसकी माँ को। सारी स्टोरी हमें यहाँ तक मिलती है, एंड में वो सिर्फ बैठा है बाबा जी बन के या छुप के। सोसाइटी के जितने भी उसके ऊपर जिम्मेदारियां थी माँ के लिए या अपनी प्रेमिका के लिए, उससे भाग के गलती नहीं के बट लिए वो उसको एक सजा मिनट, मिली, उसने बट मैं ये माफी नहीं मांगी एक उसके मिनट लिए। ये अगेन, अच्छा आप फिर पता है तजिंदर हो क्या रहा है, हम मुझे ऐसा लग रहा है कि योर पॉइंट ऑफ व्यू इज के हम लड़की के लिए कंजर्वेटिव नहीं होना चाहिए, लड़के के लिए हमें कंजर्वेटिव ही होना चाहिए। नहीं, मेरा एक आई पॉइंट एम सुनो। हेयरिंग दैट, आई ये एम जेल हेयरिंग में दैट। जेल में तीन तो तीन तीन जितना एक चीजें लड़की तीन को, चीजें जितना एक मिनट, जितना एक लड़की को एक फ्रीडम ऑफ थॉट या फ्रीडम ऑफ एक्शन है, उतना ही एक लड़के को भी होना चाहिए। वो जेल से बाहर निकला है, इफ ही डजंट वांट टू, नहीं, इफ ही पहले डजंट जेल में फील, रुकते एक हैं, एक मिनट, मिनट जेल में रुकते हैं, एक मिनट जेल पे ही रुकते हैं। जेल में वो मिलने जाती है तो उसे माफी मांगनी पड़ती है, मुझे माफ कर दो कि मैं झूठ बोल देती कि तुमने साइन नहीं किए, मैंने किए हैं। उसको रियलाइजेशन, उसने नहीं बोला कि हाँ मेरी गलती है कि मैंने साइन एंड डू किए यू, हैं। वो एंड नो, पकड़ा एंड जाता यू, है। वो जो अपने पुलिस वाले दोस्त को ये कहता है कि मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ, वो हमें वो नहीं पता कि वो क्या सोच रहा था। पर वो उससे मिलना बट चाहता है, शायद यही सोचना चाहता था कि वो कंप्लेंट वापस ले ले या वो झूठ बोल दे मेरे लिए। नहीं बट उस आप ये सीन में। बताओ, जो उसने साइन करे थे, यू थिंक वो साइन उसने उसको फ्रॉड करने के लिए करे थे या आउट ऑफ और इनसिक्योरिटी करे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि एक औरत को बोलना पड़ रहा है कि मैं झूठ बोल देती, उसको उससे कोई अफसोस नहीं हुआ कि मैंने ये किए। उन दोनों को ट्रस्ट ही नहीं है, वो अलग अलग चीजों के लिए उस रिलेशनशिप में आए थे। ठीक है, उसको कुछ डन। और दिख रहा था, उसको कुछ अब और अगर दिख आप रहा था। अलग अलग चीजों के लिए आए थे, अब उसको देवानंद को पता चल गया है दिस इज ओवर फॉर मी, ही डजंट गो बैक टू हर, शी एंड हिज ही मदर। वो एंड हिज मदर। मैं वही कह रही हूँ, उसके पास भी उतनी ही फ्रीडम होनी चाहिए। ही शुडंट बी द वन टू फील रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज मदर और फॉर हिज गर्लफ्रेंड। हमने क्या वहीदा रहमान का देखा कि वो अपनी मॉम को लेके कितनी रिस्पॉन्सिबल थी या नहीं थी? ठीक है ना, हमने किए इस बात पे क्वेश्चन किए, हमने नहीं किया है। हम एक मतलब हम फिर उसी पॉइंट ऑफ व्यू से
आर्यन की एक फीमेल वो ही बेचारी है, वो ही वो है, नो मतलब ठीक है शी वॉज, बट देन आई थिंक वन शी बिकम्स अ सेलिब्रिटी डांसर, जब वो बन जाती है उसके बाद मुझे तो ऐसा ही लगता है उनके जितने डिसीजंस होते हैं, चाहे बाद में अपनी ज्वेलरी उतारना, उनके पैरों में रखना या मिट्टी को अपने सर पे लगाना, वो उनके अपने इंडिविजुअल डिसीजंस होते हैं। वो किसी सोसाइटी को खुश करने के लिए नहीं होते हैं। देवानंद तो मर चुका होता है ऑलरेडी, देवानंद को खुश करने के लिए नहीं होते हैं, ना उनकी माँ को खुश करने के लिए होते हैं। वो होते हैं उनके इंडिविजुअल, जो उनको सही लगता है अपने लिए करना, वो करती है। दैट्स व्हाट आई थिंक। और यही वो चीजें हैं जो विजयानंद इम्पोज कर रहा है उस नॉवल के नैरेटिव के ऊपर, जो कि सही में अगर देवानंद की कहानी होती तो वो वहां पे कैरेक्टर उसका खत्म हो गया था। वो अपनी लाइफ की इक्वेशन में जा रही है, अपनी ट्रेजेक्टरी में जा रही है, माँ अपनी ट्रेजेक्टरी में चली जाती है। ये गांव वालों के साथ वहां उसकी डेथ होती है। वो उसकी स्पिरिचुअल जर्नी एस्टेब्लिश हो सकती थी, फिल्म की कंपल्शन हो सकती है, उसकी इम्पोज्ड विजन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। वहीदा रहमान से उसको दोबारा मिलाने से कोई नैरेटिव में ज्यादा कोई बड़ा वो नहीं बदलाव आया, नहीं क्योंकि आया, वो या आई हमें अग्री। क्लोजर नहीं मिला। उसकी आई माँ को अग्री। भी उसके मिलके बस एक इमोशनल सीन दे रही है मेरा बेटा, और ये और ज्यादा इमोशनल हो रही है उससे। सीन मूवी की लेंथ एक्सटेंड हो रही है, उससे लेंथ ज्यादा हो रही कोई है और। और थो लेंथ हो रही है, और आप ये देखो तजिंदर, आपको ये भी ध्यान में रखना है, ऑब्वियसली दिस मूवी वाज मेड इन 1965, आज भी बनी होती तो शायद आज भी दोबारा, मुझे तो आज भी ये मूवी अहेड ऑफ इट्स टाइम लगती है, तभी शायद हमने इतनी लंबी बात कर ली, किसी और मूवी के बारे में नहीं करी, बिकॉज देयर टू मेनी कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इमोशंस हेयर। एंड आई मीन मतलब ये तो बहुत अच्छा है कि व्हेन यू डिसएग्री एंड आई डिसएग्री, एंड दैट मीन्स कि एक अच्छी मूवी बनी गई थी ऑब्वियसली। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर आज भी मूवी बनती या कभी, मतलब क्योंकि बॉलीवुड ने ये तो दिखाना ही है ना कि, और उस टाइम 1965 की अगर हम बात करें, उस टाइम पे तो लाइक मूवीज लाइक मदर इंडिया या वैसी वैसी मूवीज भी अगर आ रही हो, तो एक फीमेल को काइंड ऑफ एंड में ये दिखाना है कि सेक्रीफाइस, एक वो दिखाना है कि एंड में मतलब द फीमेल गिव्स अप एवरीथिंग। तो वो आई थिंक इट वाज जस्ट दैट, मतलब एज यू सेड, हाँ उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था कि उनको मिलवाया गया या उसने दे भी दिया या क्या भी किया। बट आई थिंक वो एक काइंड ऑफ एक ये ऑडियंस के लिए क्लोजर है, नहीं तो ऑडियंस का दिल ऐसे ऐसे रहेगा कि वहीदा वो मर गया, वहीदा रहमान अभी भी डांस कर रही है। आप समझ रहे हो, एक ऑडियंस को क्लोजर देने के लिए कि ऑडियंस खुश होके या तसल्ली से घर जाए कि अगर वो मर गया, अगर देवानंद जो कि हीरो प्रोटैगनिस्ट है, अगर वो मर गया, तो लड़की ने भी अपना सब कुछ दे के उसके लिए अपनी लाइफ उसके नाम पे कर दी। बेसिकली तो ये दिखाया गया है ना एंड में। तो वो हाँ, एक ऑडियंस को खुश करने के लिए या उनके दिल को क्लोजर देने के लिए मेरे ख्याल से ये हुआ है, नथिंग एल्स। हम बॉलीवुड मेलोड्रामा एंड में बनाना था तो वो उन्होंने बनाया। यस। और और क्लासिक एक फिर भी है फीमेल को जो इसलिए आप कह क्योंकि रहे हो वो। वो बात बिल्कुल सही है कि फीमेल को जो आप कह रहे हो कि एक बार दोबारा से ऐसा दिखाना है कि एट द एंड यू आर नथिंग विदाउट अ मैन इन योर लाइफ, इवन इफ द मैन इज नॉट अलाइव एनीमोर। हाँ, तो एक रिलेशन से रिबाउंड करके दूसरे में भी जाती है तो उसको कोई बेटर लाइफ नहीं मिल रही। एक में उसको बिल्कुल घर के अंदर बंद रखा जाता है फोर्स हम्म। करके, दूसरा उसको फोर्स कर रहा अच्छा तुम्हें ये पसंद है, तो फिर इतनी फ्रिक्वेंसी होगी कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता वो भी। तो हम्म। हर कोई, तीनों का अगर देखे, मार्को रोजी और रोजी और राजू, ये तीनों अलग अलग चीजों के लिए शादी करते हैं या रिलेशन में आते हैं, और इसी वजह से दोनों रिलेशन का ब्रेकडाउन हो रहा है। जो हम्म। ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर हमें दिख रही है वो स्पिरिचुअलिटी एंड में कहाँ लेके जाती है उसको, सुइसाइड की हम्म। तरफ। हम्म। और इनको यहाँ कहीं छोड़ जाती है लाइफ के बीच में ही। हम्म। अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसकी तो सबसे ज्यादा ट्रेजिक कैरेक्टर तो उसका है, वही रोजी का। कि वो अग्री। पास्ट था उसका, उसके बाद वो सक्सेसफुल होगी, सो कॉल्ड सोशल एक्सेप्टेंस अगर मिल भी गई, चलो पॉपुलैरिटी मिल गई, उसके बाद भी उसकी लाइफ वैसी की वैसी ही है। वो एक विशियस साइकिल में फंसी हुई है जिसमें सेंटर कोई ना कोई मेल है, उसकी ओवर डिपेंडेंस ऑन अ मेल पूरी लाइफ में। एंड वो तो वही बात है ना, वो आप वहीदा रहमान को भी कितना ही ब्लेम करो, क्योंकि वो जो डिपेंडेंस है वो सबकॉन्शियस रहती है, और वो मुझे लगता है कि जनरेशन एक दो जनरेशन से भी नहीं, वो तो मतलब हील
होना पड़ेगा 10-10, 15-15, 20-20 जनरेशंस को टू एक्चुअली कट yourself from all of this toxicity or all of this feeling of that you are dependable on a male, or you have to be dependable on some male in your life to be um, और राजू की माँ का भी relevant. करेक्टर देखें, लगभग ऐसा ही है। एक Hmm. पहले उसको रोजी पसंद नहीं है सिर्फ इसलिए क्योंकि सोसाइटी को पसंद नहीं है, पर वो डिपेंडेंट किसके ऊपर है, जहाँ तो बेटे के ऊपर जहाँ भाई के या ऊपर भाई के ऊपर, एग्जैक्टली. रहना पड़ता है उसको, जब तक वो बेटा ठीक नहीं है, या ठीक नहीं हो जाता, या एक्सेप्ट नहीं कर लेता कि मैंने गलती की है, तो उसकी वापसी तभी पॉसिबल होगी जब वो उस लड़की से दूर जाएगा, तभी माँ उसको मिलेगी। जब माँ उसके साथ रह सकती है, वो डिसाइड करने के लिए भाई उसको बुलाना पड़ता है। वो भी या उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रही है, कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, या कि एक नाचने वाली लड़की अलग है, वो उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी सोसाइटी में। नॉट इवन दैट. आप गफूर का भी देखें अगर थोड़ा सा, फिर हम वी कैन एंड दिस. गफूर हाँ भी तो इसीलिए ही उसका और उसकी दोस्ती टूटती है, बिकॉज ही काइंड ऑफ डजंट अग्री टू देयर हाँ, रिलेशनशिप. उसके लिए वो भी एक ट्रेडिशनल माइंडसेट से आ रहा है। उसका दूसरा ये है कि वो इसके साथ है, वो दोनों, वो गाइड है तो वो ड्राइवर है, वो उसकी गाड़ी में जाते हैं, तो उसके लिए लाइवलीहुड का इशू भी है। दोस्ती भी है कि एक नाचने वाली लड़की है, ऐसी है नहीं, जो बट आई मैरिड, थिंक दोस्ती मेरे को लगता उसके है साथ तुम लाइवलीहुड. इन्वॉल्व होगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरे को मॉरल इशू ज्यादा लगा था गफूर के. नहीं, लाइवलीहुड भी रहेगा क्योंकि उस गांव में, वो जहाँ पे वो रह रहे हैं वहां पे कोई वो नहीं है। वो उदयपुर देख के हमें लग सकता है कि बहुत सारे गाइड्स मिल जाएंगे उसको, और पर जिस जगह पे आर के नारायण ने रखा है उस नॉवल को, तो वहां पे इतना ज्यादा कुछ नहीं है। वहां पे केव्स की डिस्कवरी की वजह से टूरिस्ट आना शुरू होते हैं। ये तो पहले हम्म. से ही इतना कुछ पहले से है, कहीं एक जगह पे इन्होंने दिखा दिया कि केव थी, केव के अंदर और केव मिल गई, वहां तो केव की डिस्कवरी से टूरिस्ट आ रहे हैं। तो उस सेंस में गफूर का देखा जाए तो उसका तो लाइवलीहुड खत्म हो रहा है, दोस्त भी है उसका, तो इसलिए भी हो रहा है। और विजयनाथ का जो विजन है, जो लिबरल विजन आएगा, जो इप्टा से इन सबका आता है, तो उसमें वो मंदिर में जब आता है तो भोला उसको रोकने की कोशिश करता है कि तुम हम्म. दूसरे धर्म से हो। तो देवानंद वो तो देता रहेगा उसको अपने डायलॉग से कि नहीं, उसे आने दो, ये भी मेरा ही भाई है। तो वो सारी चीजें इम्पोज की जाती हैं, कई बार वो लगती है कि हमें एस्टेब्लिश हो जाती हैं, कई बार वो प्रोपेगेंडा बनता है। हम्म. तो कुछ लेवल पे हमें दिखता है, स्टार्टिंग में एक पान के बारे में डायलॉग है, वो प्रोपेगेंडा ज्यादा लगता है। नेशनलिज्म के ऊपर कमेंट, वो नेचुरली पूरा ऑर्गेनिकली फिट नहीं होते, बहुत सारे डायलॉग्स, बहुत वो तो सारे खैर आई सीन। थिंक दैट्स, हाँ मतलब दैट आई थिंक दैट्स अ स्मॉल क्रिटिसिज्म फॉर दिस मूवी. मतलब वो इतना तो शायद उनको करना ही पड़ता है टू बी काइंड ऑफ हाँ एक्सेप्टेड इन द इंडस्ट्री टू. या. हाँ, इसका म्यूजिक, और जो एक गाने के ऊपर हम बात कर सकते हैं वो है आज फिर जीने की तमन्ना है, जिसको फिल्म फेयर मिल सकता था, नहीं मिला। उसकी कंट्रोवर्सी हुई कि 7 9 में से 7 फिल्म फेयर लेगी ये मूवी, बट हम्म. बहुत कम ऐसे गाने हैं जो अंतरे से स्टार्ट होते हैं, कांटों से हम्म. खींच के जा। या चल, तो या जब इट्स लवली सॉन्ग. जब लिखा भी गया था, जब रिकॉर्ड भी हो रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने इनको बोला था कि ये गाना बिल्कुल नहीं चलेगा, ये तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि हम्म. वो ट्रेडिशनल, उस ट्रेडिशन को वो तोड़ना चाहते हैं, ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स जो है वो तोड़ना चाहते हैं ये तीनों हम्म. तीनों हम्म. भाई, खासकर तो विजयनंद और हम्म. चेतनानंद कुछ हद तक। देवानंद पूरा फुल फ्लेजेड बॉलीवुड में है, उसका इप्टा से किसी मूवमेंट से लेना देना नहीं है। पर ये कुछ ना कुछ अलग करते रहते हैं, पर वो उस अलग करने में कई बार वो ओवर हो जाता है, वो हम्म. प्रोपेगेंडिस्ट बन जाता है, जहाँ नैरेटिव में वो एक्स्ट्रा चीज बन बैठता जाती नहीं. है, जैसे पुलिस हम्म. में आने वाला सीक्वेंस एंड वाला। तो हम्म. वो धीरे धीरे अपनी आइडियोलॉजी को भी उन्होंने डालना है। हमें प्रोपेगेंडा दिखता है कि वो हिस्टोरिकल या पॉलिटिकल मूवीज में, पर वो साइलेंटली प्रोपेगेंडा हम अगर देखें तो सटल तरीके से वो बहुत सारे बॉलीवुड की मूवीज में हमें 40 से 30 से दिखता जाता है। वो प्रोपेगेंडा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, हाँ. डिपेंड करता है कि आपकी अपनी आइडियोलॉजी क्या है। एग्जैक्टली. 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 या. No, I think this चलो, is a good place to end this. So thank you so much
guys. I think we हमने काफी ज्यादा अच्छी डिस्कशन कर लिया है. Go and watch this movie right. और हमने Bye. कुछ टीवी चैनल वाले लोगों का भी आपको बहस कर करके एक दूसरे के बीच के कट कर करके बोल बोल के आपको वो भी एक्सपीरियंस दे दिया। हम कोशिश Nostalgia. Arnab Pushpa. कोशिश करेंगे कि आपको वहां ना जाना पड़े, हम कुछ थोड़ा बहुत यहीं दे दिया करें आपको। और बस Exactly. थोड़ा बहुत बस। Yeah. All right. Thank you और guys. Bye bye. नेक्स्ट अनफिल्टर टॉक में फिल्म देखते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। Take care and take care. Bye.